नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। यह है बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है। हम लोग बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का अध्ययन कर रहे हैं और जो विषय हमारा चल रहा है व्याख्यान का वह है प्लेटो। और प्लेटो के अंतर्गत हम जिस बात की चर्चा आज करने जा रहे हैं उसका नाम है प्लेटो का आदर्श राज्य। आइए हम प्रारंभ करते हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। प्लेटो का जो ग्रंथ है रिपब्लिक, उसमें उसने आदर्श राज्य का चित्रण किया है। आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण करने में उसने केवल इस दृष्टि से ही विचार किया है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और उसने इस बात को ध्यान में नहीं रखा है कि क्या विद्यमान राज्य आदर्श की इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो आदर्श राज्य के निरूपण में उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अब हम इस आदर्श राज्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका एक एक करके यहाँ अध्ययन करते हैं। पहली जो विशेषता है आदर्श राज्य की, प्लेटो के आदर्श राज्य की, वह है दार्शनिकों का शासन। प्लेटो के आदर्श राज्य की सर्वप्रमुख विशेषता दार्शनिकों का शासन है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है। कैसा होता है दार्शनिक शासक? वह राज्य के हितों के साथ अपने हितों का, व्यक्तिगत हितों का पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है और समुदाय के हितों की पूर्ति करना अपना सर्वप्रमुख तथा एकमात्र कर्तव्य समझता है। वह सत्य का अन्वेषक होता है और उसमें एक श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण होते हैं। आदर्श राज्य के शासन को दार्शनिकों का निरंकुश या असीमित राज्य कहा जा सकता है, क्योंकि दार्शनिक राजा लिखित कानूनों, जनमत के दबाव से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। तो एक जो दार्शनिकों का शासन है प्लेटो के आदर्श राज्य में, वह कैसा है? निरंकुश और असीमित शक्तियों वाला है। दूसरी विशेषता हम देखते हैं, निरंकुशता असीमित नहीं है। जिस निरंकुशता की चर्चा प्लेटो ने की है अपने प्रथम इसकी जो विशेषता आदर्श राज्य की प्रथम विशेषता में, जिस निरंकुशता की हम लोगों ने चर्चा की है, वह निरंकुशता असीमित नहीं है। यद्यपि दार्शनिक शासक पर लिखित कानून या जनमत का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन इस कारण इसे असीमित निरंकुशता नहीं कहा जा सकता। वह यूनानी साहित्य के प्रचलित अर्थों में स्वेच्छाचारी शासन नहीं है। दार्शनिक राजा इस बात के लिए बाध्य है कि वह संविधान के मूल प्रबंधों का पालन करे। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने देखा है दार्शनिक राजा के सिद्धांत के व्याख्यान के अंतर्गत कि प्लेटो ने उस पर 4 प्रतिबंध भी लगाए हैं। तीसरी विशेषता है आदर्श राज्य में न्याय। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। न्याय ही राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए, समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता है और यही आदर्श राज्य का आधार है जिसे न्याय कहकर प्लेटो ने संबोधित किया है। चौथी विशेषता है नागरिकों के 3 वर्ग।
प्लेटो अपने आदर्श राज्य में नागरिकों को 3 वर्गों में बांटता है। आप लोग परिचित हैं इस बात से, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और इन तीनों के अलग अलग कार्य हैं, यानी कार्य विशेषीकरण का भी सिद्धांत आदर्श राज्य में अपनाया गया है। जो दार्शनिक वर्ग है वह राजनीतिक कार्य करता है, राजनीतिज्ञता के से संबंधित कार्य करता है, जैसे शासन कार्य करना। सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा से संबंधित कार्य करता है और उत्पादक वर्ग जो है उत्पादन कार्य करता है। प्लेटो ने प्रथम 2 वर्गों शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को उच्च वर्ग या अभिभावक वर्ग या हम कहें संरक्षक वर्ग का नाम दिया है। 5वीं विशेषता है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत लागू है। मतलब क्या है इसका, कि प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों का संपादन करता है जिन्हें करने के लिए वह सर्वाधिक योग्य है। बात समझ में आई आपको? जो जिस गुण की प्रधानता उस व्यक्ति में है उससे संबंधित कार्य को ही वह व्यक्ति करता है। 6ठी विशेषता क्या है, शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। प्लेटो के आदर्श राज्य में जो शिक्षा व्यवस्था है वह शासकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। प्लेटो का विचार है कि शिक्षा राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए और यह तभी संभव है जब शिक्षा राज्य द्वारा सुनियोजित और नियंत्रित हो। 7वीं विशेषता क्या है, कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध। प्लेटो के आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर पर्याप्त नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। इस नियंत्रण का उद्देश्य क्या है कि अनैतिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु, साहित्य या कला नवयुवक वर्ग के हाथों में न पड़ जाए। उसका विचार है कि केवल श्रेष्ठ साहित्य और कलाएं ही प्रकाश में आनी चाहिए। 8वीं विशेषता क्या कहता है प्लेटो, आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, प्लेटो के आदर्श राज्य में अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में हम पूर्व व्याख्यान में विस्तार से चर्चा आपके साथ कर चुके हैं। शासक और सैनिक वर्ग की न तो अपनी कोई संपत्ति होती है और न ही परिवार। प्लेटो का विचार है कि वह साम्यवादी व्यवस्था ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है जिनमें अभिभावक वर्ग अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके। जो 9वीं विशेषता है वह है नर और नारियों को समान अधिकार, यानी स्त्री पुरुषों को समान अधिकार। आदर्श राज्य में प्लेटो नारियों को घर की चहारदीवारी से बाहर निकालकर उन्हें शिक्षा, जीवन यापन, शासन आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करना चाहता है या प्रदान करता है। ठीक है, स्त्री पुरुष की समानता का विचार भी प्लेटो के आदर्श राज्य की एक प्रमुख विशेषता हम कह सकते हैं। 10वीं विशेषता है सर्वाधिकारवादी राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य कैसा है, सर्वाधिकारवादी राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य अपनी प्रकृति में सर्वाधिकारवादी है क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंध रखता है। प्लेटो की आदर्श राज्य संबंधी धारणा को व्यक्त करते हुए वेपर ने लिखा है, उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं। उचित नेतृत्व शासक वर्ग के द्वारा, उचित सुरक्षा सैनिक वर्ग के द्वारा और उचित पोषण उत्पादक वर्ग के द्वारा, ये अपरिहार्य तत्व हैं। आइए हम देखते हैं आदर्श राज्य की जो व्यवस्था है प्लेटो ने प्रतिपादित की है उसमें क्या दोष है। प्लेटो के आदर्श राज्य को एक स्वप्नलोकीय राज्य कहा जाता है जिसकी स्थापना पृथ्वी पर संभव नहीं है। उसके द्वारा प्रस्तावित आदर्श राज्य की योजना की निम्न आधारों पर या निम्न प्रकार से आलोचना की जा सकती है। पहला है स्वतंत्रता का निषेध। प्लेटो का आदर्श राज्य व्यक्तियों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। वह इतना नियंत्रणकारी है कि इसमें व्यक्तियों की सभी प्रवृत्तियों का विकास संभव नहीं है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक सर्वाधिकारवादी राज्य है और यह अपने स्वभाव से ही मानवीय स्वतंत्रता के हित में नहीं हो सकता।
तो पहला जो आलोचना है, पहला जो दोष है इसका क्या है कि मानव की स्वतंत्रता का निषेध करता है। दूसरा है कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति अनुचित है। कैसे है हम देखते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य का एक प्रमुख आधार कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति है, जिसे न्याय भी कहते हैं। न्याय क्या है? कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति पर आधारित है। कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति या न्याय के आधार पर मानवीय व्यक्तित्व का एक विशेष पक्ष ही विकसित हो पाता है और शेष व्यक्तित्व अप्रभावित रहता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्लेटोवादी आदर्श राज्य में मानवीय व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास की संभावना नहीं है। जब व्यक्ति केवल एक ही कार्य करेगा तो केवल उसके उसी पक्ष का विकास होगा, अन्य पक्षों का विकास नहीं होगा, वह अविकसित रह जाएंगे। ठीक है। तीसरा है व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व। प्लेटो ने अपनी आदर्श राज्य की धारणा में राज्य और व्यक्ति की समानता को अत्यधिक और अनुचित महत्व दिया है। मानवीय आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर राज्य के नागरिकों को 3 वर्गों में बांटना वस्तु स्थिति से निश्चित रूप से भिन्न और अव्यावहारिक है। इसमें राज्य और व्यक्ति की समानता को अत्यधिक और अनुचित महत्व दिया गया है और मानवीय आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर राज्य के नागरिकों को भी 3 वर्गों में बांटा गया है, जो अव्यावहारिक है। व्यक्ति और राज्य में इस प्रकार की समानताओं के निरूपण से कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। चौथा है उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा। प्लेटोवादी आदर्श राज्य की आलोचना का एक प्रमुख आधार यह है कि इसमें उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा की गई है। वह अन्य दोनों वर्गों के समान, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के समान, उसके लिए न तो कोई विशेष शिक्षा की व्यवस्था की गई है और न ही सामाजिक व्यवस्था में उनको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। उत्पादक वर्ग की यह उपेक्षापूर्ण स्थिति राज्य के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाली है। प्लेटो इस बात को स्वीकार करता है कि निम्न वर्ग में उत्पन्न व्यक्तियों को अपनी योग्यता के आधार पर उच्च वर्ग में सम्मिलित होने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन प्लेटो इस कार्य को संभव बनाने हेतु उत्पादक वर्ग के लिए समुचित शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था नहीं करता है। जो 5वीं दोष है इसमें क्या है? शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। प्लेटो के आदर्श राज्य में कानूनों और नियमों का पूर्ण अभाव है और इसमें दार्शनिकों को निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है, जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। इन व्यक्तियों को शिक्षा द्वारा चाहे कितना ही विवेकशील और वीतरागी क्यों न बना दिया गया हो, अनियंत्रित शक्ति प्राप्त होने पर मानवीय स्वभाव के अनुसार इसमें दोष आ जाना नितांत स्वाभाविक है। इसी आधार पर बारकर ने प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको याद रखना है कि किसने प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी है। आप याद रखिए, बारकर। छठा है दोष जो है इसका, शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा। प्लेटो ने आदर्श राज्य में शासन के लिए आवश्यक अनेक तत्वों की घोर उपेक्षा की है। उनके द्वारा कानूनों, सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों का प्रबंध और अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं किया गया है। इन तत्वों की उचित व्यवस्था के बिना एक आदर्श राज्य का कार्य संचालन कठिन ही प्रतीत होता है। तो इन तत्वों की उसने उपेक्षा की है जो शासन कार्य के लिए नितांत आवश्यक है। दास प्रथा के संबंध में मौन सहमति भी आदर्श राज्य की परिकल्पना में दिखाई देती है। आदर्श राज्य की धारणा का एक बड़ा दोष प्लेटो का तत्कालीन समाज के प्रमुख लक्षण दास प्रथा के संबंध में मौन रहना है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो ने इसे अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो ये 7 दोष प्लेटो के आदर्श राज्य की धारणा में, परिकल्पना में दिखाई देते हैं, जिनके आधार पर उसे स्वीकार्य नहीं माना गया है। अब देखते हैं कि अरस्तु ने आदर्श राज्य की धारणा जो है प्लेटो की, उसमें क्या दोष बताए हैं, किन आधारों पर आलोचना की है। पहली बात, जो अपना ग्रंथ है पॉलिटिकस, उसमें प्लेटो
के आदर्श राज्य की धारणा का खंडन करते हुए, आलोचना करते हुए अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो की साम्यवादी योजना मानवीय प्रकृति के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। जो आदर्श राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है साम्यवादी योजना, वह मानवीय प्रकृति के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। दूसरी जो बात कहते हैं अरस्तु, प्लेटो का राज्य में पूर्ण एकता का विचार राज्य के लिए विनाशकारी है, कि राज्य में पूर्ण एकता स्थापित करने का जो उद्देश्य लेकर प्लेटो चलते हैं उसे अरस्तु ने विनाशकारी माना है, क्योंकि राज्य की प्रकृति का मूल तत्व बहुलता होती है, न कि एकता। तीसरी बात जो अरस्तु कहते हैं, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में निम्न वर्गों की बिल्कुल उपेक्षा करता है, जो कि राज्य की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है, और प्लेटो की यह उपेक्षा समाज को दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित कर सकती है। अब हम इन सभी आलोचनाओं, दोषों के बीच इस बात की जांच पड़ताल कर लेते हैं कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य है, क्या यह एक काल्पनिक राज्य है या इसका कुछ वास्तविकता से भी संबंध है। तो हम इस बात की जांच यहां पर करते हैं। उपर्युक्त आलोचनाओं के अतिरिक्त प्लेटो के आदर्श राज्य पर सबसे बड़ा आक्षेप यह किया जाता है कि प्लेटो स्वप्न दृष्टा था और उसकी रिपब्लिक में वर्णित राज्य ऐसा स्वप्न लोकीय है जिसकी इस पृथ्वी पर कहीं भी सत्ता नहीं है। स्वयं प्लेटो ने स्वीकार किया है कि साम्यवाद और दार्शनिकों के शासन पर आधारित आदर्श राज्य की क्रियान्विति सरल नहीं है, किंतु इसके बावजूद प्लेटो के आदर्श राज्य को मात्र काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। जो ये आशंका प्रश्न उठाया जाता है कि क्या प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है, तो प्लेटो का आदर्श राज्य केवल काल्पनिक नहीं है। बारकर के विचार के अनुसार रिपब्लिक में राज्यों के रोग का निदान और उपचार दोनों ही केवल किन्हीं पहले से कल्पित दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर निश्चित नहीं किए गए, वरन यूनानी जीवन के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए। और बारकर ने अपने इस कथन की पुष्टि में निम्न आधार प्रस्तुत किए हैं। पहला आधार क्या है? रिपब्लिक वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है। रिपब्लिक की 8वीं तथा 9वीं पुस्तक में तत्कालीन यूनान की शासन प्रणालियों, स्पार्टा के वर्ग तंत्र और कीर्ति तंत्र, एथेंस के लोकतंत्र और सिराक्यूज के निरंकुश शासन का उल्लेख किया गया है। प्लेटो की दृष्टि में ये सभी विकृत शासन प्रणालियां हैं, क्योंकि इनमें विवेक पर अज्ञान और वासना के तत्वों की प्रधानता है। प्लेटो इन तत्कालीन राज्यों के रोग का निदान भी बतलाता है। प्लेटो के अनुसार वह निदान यह है कि शासन में विवेक या विशुद्ध बुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। एक नवीन शिक्षा पद्धति तथा साम्यवाद की प्रणाली द्वारा वासना और उत्साह को विवेक द्वारा नियंत्रित किया जाए। इस प्रकार उसने वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर शासन के रोगों का निदान प्रस्तुत किया है। 7वीं पुस्तक में बतलाई गई विभिन्न विषयों की शिक्षा उसकी अकादमी में वास्तव में दी जाती थी, और उसके साम्यवाद की प्रणाली जिसकी चर्चा उसने की है वह स्पार्टा और कुछ अन्य नगर राज्यों में कुछ अंशों में पाई भी जाती थी। जो प्लेटो के जो विचार हैं आदर्श राज्य के संबंध में, वे तत्कालीन यूनान की परिस्थितियों के आधार पर ही प्रतिपादित किए गए, पूरी तरह काल्पनिक नहीं है। दूसरा जो आधार है वह क्या है? प्लेटो को मात्र कल्पनावादी न कहने का आधार यह है कि प्लेटो ने तत्कालीन राजनीति की बुराइयों को स्वयं देखा, अनुभव किया और भोगा था, तथा वह इस स्थिति में सुधार करने की तीव्र इच्छा रखता था। उसकी व्यवहारिकता इसी बात से स्पष्ट है कि उसने अपनी साम्यवाद की योजना सभी राज्यवासियों पर लागू करने की बजाय केवल शासक और सैनिक वर्ग अर्थात अभिभावक वर्ग तक ही सीमित रखी है। बर्ट्रैंड रसेल ने ठीक ही लिखा है कि यदि वह आदर्शवादी राजनीतिज्ञ था तो इसके साथ ही वह व्यवहारिक राजनीतिज्ञ भी था। उसकी योजना अपने समय की दृष्टि से उतनी असंभव नहीं थी जितनी आज हमें प्रतीत होती है। अपने आदर्श राज्य के संबंध में प्लेटो भले ही आदर्शवादी या चाहे कुछ भी रहा हो, किंतु उसका यह आदर्श ऐसा है जिसकी व्यावहारिक जीवन में पथ प्रदर्शन के लिए
आवश्यकता होती है और जिसका पश्चिम के राजनीतिक जीवन पर वस्तुतः गहरा प्रभाव पड़ा है। प्लेटो ने रिपब्लिक की नवी पुस्तक के अंत में लिखा है, मेरे विचार में पृथ्वी पर तो ऐसा नगर कहीं भी नहीं है, इसका नमूना स्वर्ग लोक में स्थित है। इस समय इसकी सत्ता है या नहीं, इन बातों से इसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता। तो बच्चों, यह था प्लेटो के आदर्श राज्य से संबंधित आज का व्याख्यान। आशा है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको पढ़िए, सुनिए और बार बार इसको रिवाइज कीजिए, इसमें से प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर आप छांटने का प्रयास कीजिए। तो ये प्लेटो से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनकी चर्चा हम सभी सिद्धांतों की लगभग कर चुके हैं और आपसे नए अध्याय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस व्याख्यान की पीडीएफ फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे द्वारा दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने प्लेटो से संबंधित सभी जो व्याख्यान हैं उनकी पीडीएफ फाइल उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए दी हुई है। धन्यवाद।